हेलो, आप सभी का स्वागत है वी स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की जीवनी के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों का हिंदी का पेपर देखा, तो उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसी लेखक या लेखिका या रचनाकार का हमें जीवन परिचय मतलब लिखने को कहा जाता है ना। तो आज मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का। बहुत लंबा या बहुत शब्दों में लिखने को नहीं कहा जाता है। 100 शब्दों में अगर आप लिखते हैं, 80-100 शब्दों में, तो पर्याप्त है। एग्जाम के तौर के लिए आप लोगों को अच्छा मार्क्स दिया जाता है अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, भाषा क्लिष्ट हो यानी भाषा साफ हो, तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया आप लोगों के लिए कि चीजों को कैसे लिखा जाता है एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ है, फिर उनका विकास किस क्रम में होता है, उनकी रचनाएं क्या क्या है, और अंत में देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की क्या क्या विशेषता थी। और भी कुछ बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग देख पा रहे हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी काशी में हुआ था। काशी यानी बनारस, ठीक है। कहाँ हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों से काफी बार पूछा जाता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था, काशी में हुआ था यानी बनारस में। बचपन से ही उनके मन में साहित्य को यानी हिंदी साहित्य को लेकर रुचि थी, ठीक है। लिटरेचर को लेके, साहित्यिक चीजों को लेकर जयशंकर प्रसाद के मन में बचपन से ही रुचि पैदा हो गई थी। जाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर कोई हॉबी होती है, कोई टैलेंट होती है, कोई चीज हमें पसंद होती है, तो आप लोग देखते होंगे कि वो बचपन से ही हमारे अंदर होती है ना। फिर देखिए, लेकिन प्रसाद जी जब 12 वर्ष के हुए, ठीक है, 12 वर्ष के हुए, तो उनके पिता देवी प्रसाद जी की मृत्यु हो गई, जिस वजह से घर की स्थिति दयनीय हो गई। क्या हुआ कि जयशंकर प्रसाद जी जब 12 साल के थे, तो उनके पिता जो थे देवी प्रसाद जी, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पिता के चले जाने के बाद उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी, पैसों को लेके जो चीजें हो रही थी, तंगी आ गई थी, आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने घर में रहते हुए ही यानी जब आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, तो जाहिर सी बात है उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी। तो उन्होंने घर में रहते ही संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू का अध्ययन किया, यानी उन्हें बहुत से भाषाओं का ज्ञान था। जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास बहुत से भाषाओं का ज्ञान होगा तो वो साहित्यिक दृष्टिकोण से भी काफी परिपूर्ण होगा वो इंसान, इसलिए उन्हें साहित्यिक चीजों में काफी रुचि थी। प्रसाद जी बहुमुखी रचनाकार थे। बहुमुखी रचनाकार यानी वो काफी सारे विधाओं की रचनाएं एक साथ करते थे। विधा क्या होता है? विधा यानी लिखने का फॉर्म। यानी मैं समझाने के लिए आप लोगों को समझा सकती हूँ कि नाटक जो है वो एक विधा है। उपन्यास पढ़ते हैं हम, कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं। कविता शॉर्ट होती है, कहानी उससे बड़ी होती है, उपन्यास उससे भी बड़ी होती है। तो ये एक फॉर्म होता है, साहित्यिक विधा कहते हैं इसको, ठीक है। फॉर्म को विधा कहा जाता है। तो क्या कहा मैंने? प्रसाद जी बहुमुखी रचनाकार थे, यानी वो बहुत तरह के विधा को लिखते थे। उन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास और नाटक भी लिखे, ठीक है। उन्होंने कहानियां भी लिखी, कविता भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, उन्होंने नाटक भी लिखे, ठीक है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि उपन्यास में कौन कौन से उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक क्या लिखे, कहानी क्या लिखे, कविता क्या लिखे। तो मैंने यहाँ पे इन रचनाओं को भी साथ में नोट किया हुआ है, ताकि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को एग्जाम में लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा, उसके माइंड में एक इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ, इस बच्चे को जानकारी है, इसने रटा नहीं है चीजों को, इसके पास सही में जानकारी है, ठीक है। तो उपन्यास देख लेते हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये जो 3 उपन्यास आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। कंकाल जो है वो काफी बढ़िया उपन्यास है, आप लोग पढ़ सकते हैं इन चीजों को।
नाटक में उन्होंने चंद्रगुप्त लिखा है, आजाद शत्रु लिखा है, स्कंदगुप्त लिखा है, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक उन्होंने रचे हैं। देखो, नाटकों की अगर विशेषता के बारे में अगर बात किया जाए, अगर आप लोग बाद में जाके हिंदी का साहित्य पढ़ते हैं तो इन चीजों को आप लोग पढ़ेंगे बाद में जाके। मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ कि नाटक आप लोग नोट करो कि नाटक, देखो, चंद्रगुप्त ऐतिहासिक एक पात्र रहे हैं हमेशा से। इतिहास में चंद्रगुप्त का उल्लेख काफी बार मिलता है। अजात शत्रु का उल्लेख आप लोग पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त का पढ़ेंगे। तो उन्होंने ऐतिहासिक चीजों के ऊपर काफी रिसर्च किया था, या फिर ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि साहित्य के ऊपर ही नहीं, जयशंकर प्रसाद जी को इतिहास की घटनाओं के ऊपर भी काफी रुचि था। इतिहास की घटनाओं को कल्पना के माध्यम से उन्होंने नाटक का एक स्वरूप दिया था, है ना। ठीक है, चलो अब बात करेंगे कहानी के ऊपर। कहानी जो है उनकी ग्राम कहानी है, इंद्रजाल है। ग्राम कहानी उनके ही पत्रिका में संपादित हुई थी, उन्होंने ही संपादन किया था। कविता के तौर पर प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, बीती विभावरी जागरी, बहुत सी उन्होंने कविताओं की भी रचना की है। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से नोट करके याद रखना है चीजों को। और अब आगे बढ़ते हैं प्रसाद के रचनाओं की विशेषता। ठीक है, अच्छा, अक्सर ये आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा कि प्रसाद जी जो है वो छायावाद के कवि हैं। ठीक है, प्रसाद जी जो है वो छायावाद के कवि हैं। हालांकि आप लोगों को छायावाद जैसे शब्द अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप बाद में हिंदी साहित्य को डीपली पढ़ते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये छायावाद क्या होता है। तो छायावाद मैं सिर्फ शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ कि छायावाद एक ऐसा युग था जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने काफी रचनाएं की थी, और जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रमुख कवि माना जाता है। छायावाद में 4 प्रमुख कवि थे, उनमें से जो थे वो जयशंकर प्रसाद जी भी थे। ठीक है, चलो अब प्रसाद जी के रचनाओं की विशेषताएं के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहला जो है, रचनाओं में देश प्रेम की भावनाएं मिलती हैं, यानी देश प्रेम की चीजों के ऊपर, उनके टॉपिक्स पे ऊपर उन्होंने काफी लिखा है। दूसरा है, प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है, जैसे कि मैंने कविता का नाम लिया, अशोक की चिंता, प्रलय की छाया। इन कविताओं को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो है प्रकृति का सुंदर चित्र भी रेखांकित किया है जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले छायावाद का नाम लिया, तो छायावाद के युग में जितने भी कवि हुए उन्होंने बहुत अत्यधिक सुंदर तरीके से प्रकृति का चित्रण किया है। ठीक है, तो इसलिए जयशंकर प्रसाद के कविताओं में भी वो चीज देखने को मिलती है। तीसरा है ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण। मैंने नाटक के संदर्भ में ही कहा था, जैसे उन्होंने लिखा था ना, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, तो ऐतिहासिक घटनाओं का उन्होंने काफी उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में। 4 नंबर है वीर रस की प्रधानता। चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन नाटकों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वीरात्मक चीजें, यानी राजाओं की वीरता के ऊपर काफी सारा वर्णन देखने को मिलता है। 5वां है नारी के प्रति अपार श्रद्धा। तो जयशंकर प्रसाद के रचनाओं को अगर देखा जाए तो नारी के प्रति एक श्रद्धा भाव देखने को मिलती है। और भाषा अधिकतर खड़ी बोली रही। तो जितने भी रचनाएं हैं उसमें जो प्रधानता है, भाषा की जो प्रधानता है, यानी भाषा का जो केंद्र है, या फिर कह सकते हैं सबसे अत्यधिक प्रयोग जो है वो खड़ी बोली का रहा है। तो इस तरीके से अगर चीजों को आप लोग लिखते हैं एग्जाम में, पहले मैंने क्या कहा, पहले था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, उनका साहित्यिक दृष्टिकोण या फिर विकास, फिर रचनाओं के ऊपर बात किया हमने, फिर रचनाओं की विशेषता के ऊपर बात किया हमने। तो अगर आप चीजों को इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर आप लोग सोचेगा, कॉपी देख के आंसर देख के सोचेगा कि इसने बहुत अच्छे ढंग से चीजों को प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, इसको पता है, इसको नॉलेज है, तो वो अच्छा मार्क्स जरूर देगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना।